बाद सरकार बीजेपी की वापसी। दिल्ली में बीजेपी की जीत के बाद मुख्यमंत्री के नाम पर अब चर्चाएं सबसे तेज होने लगी हैं। संभावित दावेदारों में प्रवेश शर्मा का नाम सबसे ऊपर चल रहा है। नई दिल्ली से प्रवेश वर्मा ने केजरीवाल को करारी शिकस्त दी है। मनोज तिवारी हैं इसमें, मनजिंदर सिंह सिरसा का नाम भी सबसे आगे चल रहा है और अरविंद सिंह लवली जो कि पहले कांग्रेस में हुआ करते थे उनका नाम भी सबसे आगे चल रहा है। मुख्यमंत्री की रेस में मनोज तिवारी से पूर्वांचल वोट बैंक साधा जा सकता है क्योंकि वहां पर पूर्वांचल वोटर्स बहुत सारे हैं और ऐसे में पूर्वांचलियों को साधने के लिए उनको तख्तोताज पहनाया जा सकता है। पंजाब में आम आदमी पार्टी को खत्म करने की कोशिश हो सकती है। सिख चेहरे सिरसा और लवली को भी मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। फिलहाल सबसे ऊपर जो नाम है वो प्रवेश वर्मा का है और उसके बाद मनोज तिवारी। हालांकि कुछ सिख नेता हैं जिन पर बीजेपी दांव खेल सकती है। हालांकि ये कौन होगा, क्योंकि इससे पहले भी जब बीजेपी ने फैसला किया है, बड़े चौंकाने वाले फैसले किए हैं। मंथन कुछ नामों पर चला जरूर है मीडिया की तरफ से, लेकिन जब बीजेपी अपना नाम लेके आई है तो सारे कहा जा सकता है कयासों से हटके जो नाम होते हैं वो इतर रहे हैं। फिलहाल दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि 27 साल के बाद दिल्ली में जो 70 विधानसभा सीटों का रिजल्ट आया है उसने सभी को चौंका दिया है। और बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, कैंपेनिंग में लगे हुए थे, बड़े खुश हैं। श्री नरेंद्र मोदी। और इस वक्त मेरे साथ इस पर विश्लेषण करने के लिए नीलू रंजन जी मौजूद हैं। नीलू रंजन जी, बहुत स्वागत है आपका भारत समाचार में, इस चर्चा में। नीलू रंजन जी, आपने कल दिल्ली विधानसभा के नतीजे देखे और 27 साल के बाद बीजेपी ने बहुत बड़ी वापसी की। इसको किस तरीके से देख रहे हैं, आपका एनालिसिस क्या है? क्योंकि अब तो जीत बीजेपी की हुई है, निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री बीजेपी का बनेगा। वो संभावित कैंडिडेट आपकी नजर में कौन है जिसको दिल्ली का ताज पहना सकती है बीजेपी? हालांकि बहुत सारे नाम हैं जिन पर चर्चाएं तेज चल रही हैं, आपको क्या लगता है? दिल्ली में मुख्यमंत्री का चुनाव करना भाजपा के लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि दिल्ली मिनी भारत है और यहाँ पे बहुत सारे क्षेत्रों के वर्गों के लोग रहते हैं। जो बीजेपी पिछली बार सत्ता में थी वो 1998 तक थी सत्ता में, और उस वक्त मदन लाल खुराना एक पंजाबी जो थे उनसे लेके और फिर जो है वो जाट समुदाय के शाहिद सिंह वर्मा, जो प्रवेश वर्मा के जो पिताजी थे, उनको मुख्यमंत्री बनाया और अंत में 6 महीने के लिए उन्होंने सुषमा स्वराज को बनाया। लेकिन अगर देखेंगे 27 साल में दिल्ली काफी बदल चुकी है। अब पूर्वांचली मतदाताओं की संख्या लगभग 30% है और वो 20-25 सीटों को प्रभावित करते हैं और इस बार उनका वोट भी मिला है। तो मुझे लगता है, और एक और एंगल जो बहुत महत्वपूर्ण है वो महिलाओं का है, क्योंकि अभी तक भाजपा के किसी भी राज्य में महिला मुख्यमंत्री नहीं है और दिल्ली में 15 साल तक शीला दीक्षित रूप में महिला मुख्यमंत्री देख चुकी है दिल्ली। तो मुझे लगता है कि तमाम चीजों पे विचार करने के बाद किसी मुख्यमंत्री का चुनाव किया जाएगा। जो नाम उसमें आप जोड़ रहे हैं उन नामों में एक वीरेंद्र गुप्ता और एक रेखा गुप्ता का भी नाम जोड़ लीजिए। वो 15 और 20 में वीरेंद्र गुप्ता लगातार जीतते रहे थे। रेखा गुप्ता का अपना ट्रैक रिकॉर्ड है, वो एबीवीपी से दिल्ली यूनिवर्सिटी की सचिव और प्रेसिडेंट और लंबा एक उनका अनुभव है। तो ये सब नाम भी है, लेकिन जो सबसे बड़ी बात मुझे लग रही है कि दिल्ली में बाकी सभी समुदायों को जोड़ने के लिए कम से कम एक उप मुख्यमंत्री भाजपा बना सकती है, ताकि कोई भी समुदाय अपने आप को अलग नीलू रंजन जी, बीजेपी पर इससे पहले भी आपने देखा होगा जब हरियाणा चुनाव हुए, ये आरोप लगा कि जाटों की अनदेखी करी है। मतलब इनको सभी वर्गों को साधना होगा, जाटों को साधना होगा, सिखों को साधना होगा। आपने वीरेंद्र गुप्ता का यहाँ पर जिक्र किया। तमाम वर्गों को अगर साधना होगा, उसी के हिसाब से बीजेपी को अपनी अगली रणनीति बनानी होगी। और यहाँ पर भी उत्तर प्रदेश और राज्यों की तरीके जो 2 डिप्टी सीएम वाला फॉर्मूला क्या चल सकता है, आपको लगता है इस बार? हाँ नहीं, बिल्कुल मैंने बताया आपको कि कम से कम एक तो निश्चित रूप से होगा डिप्टी सीएम। अगर प्रवेश वर्मा जाट को देते हैं तो एक पूर्वांचली को डिप्टी सीएम जरूर देना पड़ेगा। तो वो जो डिप्टी सीएम होगा किस तरफ से होगा, अभी चूंकि कल जीत ही हुई है और आरामदायक जीत है, तो कोई जल्दीबाजी में भाजपा नहीं है कि तत्काल जो है सरकार बनाई जाए। 1-2 दिन मंथन चलेगा, बड़े नेताओं के बीच में तमाम ऑप्शंस पे विचार कर लेंगे। और मुझे लगता है कि अभी तक जो हमने देखा है
आप राजस्थान में देख लीजिए, मध्य प्रदेश में देख लीजिए, या फिर आप छत्तीसगढ़ देख लीजिए, तो नॉन कंट्रोवर्शियल। ठीक है नीलू जी, एक मिनट आपको मैं रोकना चाहूंगी। अपने दर्शकों को बड़ी खबर बता दें कि 11 बजे दिल्ली में एलजी सचिवालय पहुंचेंगी मुख्यमंत्री आतिशी। अपना इस्तीफा वो देने के लिए मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने जाएंगी आतिशी। मार्लिन, एलजी सचिवालय इस्तीफा देने जाएंगी आतिशी। दिल्ली में बीजेपी की नई सरकार बनाने की जो कवायद है वो तेज हो गई और 11 बजे इसको लेकर एक बड़ी बैठक भी होनी है। फिलहाल एक तरफ बीजेपी जहां पर नई सरकार बनाने की कवायद तेज कर रही, वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी से मुख्यमंत्री आतिशी इस्तीफा देने के लिए जाएंगी एलजी दफ्तर। एलजी सचिवालय इस्तीफा देने जाएंगी आतिशी। सिर्फ आतिशी की ही जीत हुई और तमाम जो बड़े चेहरे हैं उनको करारी शिकस्त देखनी पड़ी है। 11 बजे पहुंचेंगी एलजी सचिवालय आतिशी। दीपक मेरे साथ मौजूद हैं, इस खबर पर बातचीत करेंगे दीपक से। दीपक, क्या जानकारी है आपके पास? बता दें आपको कि दिल्ली में अब सत्ता पलट हो चुका है और जो आम आदमी पार्टी की बात करें तो उनको बुरी तरह से यहाँ पे शिकस्त हाथ लगा है। और वहीं आज दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी 11 बजे एलजी ऑफिस पहुंचेंगी, जहाँ पे वो अपने तमाम कैबिनेट के साथ वो इस्तीफा सौंपेंगी। और जो नई सरकार है उसको लेकर बीजेपी में भी जो है गर्मागर्मी शुरू हो चुका है। आज 11 बजे गृह मंत्री अमित शाह एक बड़ी बैठक बुलाए हैं जिसमें तमाम जो लीडर्स है वो मौजूद रहेंगे। और जो लगातार सवाल हो रहे कल की जीत के बाद कि आखिर दिल्ली का सीएम कौन होगा, उसको लेकर के चर्चाएं की जाएगी और ये स्पष्ट किया जाएगा कि आखिर दिल्ली का सीएम कौन है। लेकिन जिस तरह से दिल्ली की राजनीति की जिक्र किया जाए स्वाति, तो 27 साल के बाद भाजपा की वापसी हुई है, तो इसका तो जश्न कल से ही दिल्ली में देखा जा रहा था। लगातार कई जगहों पे जो है भाजपा कार्यकर्ता जश्न मनाते हुए नजर आए थे। शाम में खुद नरेंद्र मोदी भाजपा मुख्यालय पहुंचा। लगातार देखा जा रहा है किसी भी राज्य में जब भाजपा की जीत होती है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा मुख्यालय पहुंचते हैं, जहां वो अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हैं और जीत का एक नया मंत्र देते हैं और अगले राज्य के लिए वो तैयारियों में जुट जाते हैं। और जिस तरह से दिल्ली की बात करें तो दिल्ली 27 साल से भाजपा से दूर थी और ये जो 27 साल का जो कह सकते हैं कि वनवास वो अब खत्म हो चुका है। हालांकि आम आदमी पार्टी को एक बहुत बड़ा झटका लगा है, क्योंकि जो बड़े चेहरे थे, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, मनीष सिसोदिया हो, सत्येंद्र जैन हो, सौरभ भारद्वाज हो, ये तमाम नेता को चुनावी मैदान में शिकस्त खानी पड़ी। इनको चुनावी मैदान कह सकते हैं कि इनको हार का सामना करना पड़ा। लेकिन उसी कैबिनेट में सिर्फ मुख्यमंत्री आतिशी थी जो सिर्फ जीत हासिल करके सदन के अंदर जाएंगी और अब वो विपक्ष का रोल अदा करेगी और विपक्ष के तौर पे वो सदन के अंदर बैठेंगी। और जिस तरह से लगातार देखा जाए कि सदन के अंदर जो सत्ता पक्ष और जो विपक्ष था वो आमने सामने देखा जा रहा था, लेकिन उस वक्त की जो तस्वीरें थी वो कुछ अलग थी। उस वक्त मुख्यमंत्री के तौर पे अरविंद केजरीवाल हुआ करते थे और विपक्ष में महज 8 विधायक भाजपा के होते थे। लेकिन आज की जो तस्वीर है वो बिल्कुल उसके विपरीत है। आज भाजपा सत्ता पक्ष में रहेगी और अरविंद केजरीवाल विपक्ष में भी नहीं रहेंगे, उनके जो साथी है वो विपक्ष में बैठेंगे। तो एक बहुत बड़ा जो है कह सकते की तस्वीर दिल्ली का बदल चुका है और लगातार जो राजनीतिक गलियारों में उलटफेर देखने को मिल रहा था। और जो मुद्दे की बात करें, सबसे बड़ा यमुना की सफाई अब यही रहेगा, सत्ता पक्ष को यमुना की सफाई को लेकर किस तरह से मिलेगा। क्योंकि देखा गया था जब अरविंद केजरीवाल सरकार में थे तो लगातार बीजेपी उनको यमुना की सफाई को लेकर के मुद्दा बना रही थी। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल विपक्ष में आ गए हैं और बीजेपी पक्ष में, तो यमुना का एक बहुत बड़ा मुद्दा बनेगा। लेकिन और कई सवाल दिल्ली की राजनीति के साथ खड़े हो रहे हैं, तो इस बार एक बहुत बड़ा मुद्दा था, क्या भाजपा के सीएम बनने के बाद वो शीट रहेंगे रहेंगे या फिर नहीं रहेंगे, भाजपा का सीएम कौन होगा, साथ ही जो यमुना की जो सफाई है वो अब किस तरह से की जाएगी। और सबसे बड़ी बात है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल बीजेपी मुख्यालय पहुंचने से उन्होंने कहा था कि हम पहले ही सत्र में सीएजी का रिपोर्ट पेश करेंगे और दिल्ली का जो भी इसका पैसा खाए है वो हम वापस कर पाएंगे। और लगातार इस तरह से आम आदमी पार्टी का किया जाए तो कई भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, चाहे वो किसी की बस में हो, यमुना की सफाई में हो,
ठीक है, नीलू रंजन भी हमारे साथ लगातार मौजूद हैं। अभी मैं वापसी करूंगी आपकी तरफ दीपक। नीलू रंजन जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। नीलू रंजन जी, आपने देखा कि कहा जा सकता है कि एक बड़ी तख्ता पलटी हुई है आम आदमी पार्टी के खिलाफ। ऐसा माहौल बना कि पूरी तरीके से बीजेपी की आंधी चल गई। बीजेपी में सारे बड़े बड़े जो समीकरण बनाए गए थे वो सारे समीकरण झटके में ध्वस्त होते हैं। आपको लगता है कि कौन सा ऐसा बड़ा फैक्टर है जो इसके लिए बहुत जिम्मेदार था, जिसने सबसे बड़ा रोल निभाया बीजेपी के लिए? देखिए, बहुत सारे फैक्टर हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो है नॉन गवर्नेंस का, यानी कि जो सुशासन होना चाहिए था वो नहीं हुआ। और खास तौर पे मिडिल क्लास जो है वो टूटी हुई सड़कें, जो सीवर का पानी जो गलियों में भर रहा था उससे, और जो गंदा पानी जो आता था नल से, उसको लेके बहुत परेशान था। वायु प्रदूषण की यहाँ बड़ी समस्या है। तो मिडिल क्लास को चेंज चाहिए था, और विकास जो नहीं हुआ था पिछले, जो सब याद कर रहे थे कि शीला दीक्षित के बाद कोई विकास नहीं हुआ दिल्ली में, ये महत्वपूर्ण था। लेकिन इन तमाम चीजों को जनता के बीच पहुंचाने में और सब कुछ चुनाव जितवाने में एक बहुत बड़ी भूमिका आरएसएस की भी रही है। और लगभग 6-7 महीने पहले से ही आरएसएस जो है वो दिल्ली के जगह जगह में, मोहल्लों में मीटिंग करके और लोगों को मोबिलाइज करने में और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो मुद्दे हैं उसको लोगों तक पहुंचाने में बहुत अहम भूमिका उसकी भी रही है। संघ और भाजपा कार्यकर्ताओं की महत्वपूर्ण भूमिका इस मामले में रही है कि जो भाजपा के वोटर हैं उनको लेके आना मतदान केंद्र तक। इसलिए आप देखेंगे कि मतदान प्रतिशत कम होने के बावजूद भी 2020 की तुलना में भाजपा इतनी बड़ी जीत की तरफ इसलिए गई क्योंकि उसने अपने समर्थकों को, अपने मतदाताओं को बूथ तक पहुंचाया। आपकी नजर में सर सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट कौन है वहां के दिल्ली के मुख्यमंत्री की रेस में? सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट जो आपको लगता हो कि वही, उसी को बनना चाहिए मुख्यमंत्री? हालांकि प्रवेश वर्मा का नाम सबसे ऊपर चल रहा है, लेकिन फिर भी आपकी नजर में ऐसा कौन है? कोई प्रेडिक्शन? प्रवेश वर्मा का नाम चल रहा है क्योंकि वो मुख्यमंत्री जो सिटिंग नहीं, पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सबसे बड़े चेहरे को हराया है उन्होंने, तो उनका नाम स्वाभाविक रूप से आता है कि जो इतने बड़े चेहरे को हराए तो उसका नाम आ जाए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि वही आएंगे, कोई नया नाम भी सामने आ सकता है, जैसे कि हमने छत्तीसगढ़ में देखा, मध्य प्रदेश में देखा, राजस्थान में देखा। वो भाजपा तय करेगी और भाजपा अकेले तय नहीं करेगी क्योंकि दिल्ली की जीत में आरएसएस की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो एक आरएसएस की राय भी ले जाएगी कि इसमें हम कौन सा कैंडिडेट हमें सही होगा। तो किसी कैंडिडेट पे अभी अनुमान लगाना बहुत मुश्किल है, लेकिन हाँ ये तय है कि दिल्ली में जो भी मुख्यमंत्री होगा वो एक बड़े समुदाय को रिप्रेजेंट करेगा और जिसका जो काम करने लायक होगा, कि जो 18 घंटे 20 घंटे काम कर सके, क्योंकि प्रधानमंत्री ने खुद कहा है कि उससे पहले अपने दर्शकों को एक बड़ी अपडेट दे दे इस वक्त, और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और बता दें कि दिल्ली को लेकर गृह मंत्री के आवास पर भी बड़ी बैठक होनी है। दिल्ली में तख्तोताज किसको सौंपा जाना है, कौन चेहरा होगा, इसको लेकर लगातार मंथन किया जाएगा। अब से कुछ ही देर बाद गृह मंत्री अमित शाह खुद बैठक लेंगे। जेपी नड्डा और महामंत्री बीएल संतोष इसमें शामिल होंगे। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा की मौजूदगी भी रहेगी। चुनाव प्रभारी वैजंत जय पांडा भी बैठक में शामिल होंगे। सांगठनिक तमाम बड़े नेता मौजूद रहेंगे और दिल्ली बीजेपी के कुछ बड़े जो अन्य नेता हैं वो मौजूद रहेंगे, जिनकी एक बड़ी जिम्मेदारी थी दिल्ली को लेकर। गृह मंत्री के आवास पर ये बड़ी बैठक होनी है आज। अब से कुछ ही देर बाद गृह मंत्री खुद अमित शाह इस बैठक को लेंगे। तमाम बड़े नेता यहां पर पहुंचेंगे। अध्यक्ष जेपी नड्डा और महामंत्री बीएल संतोष इसमें शामिल होंगे। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा भी शामिल होंगे इसमें। अब से कुछ ही देर बाद ये बैठक होगी और चुनाव प्रभारी वैजंत जय पांडा भी बैठक में शामिल होंगे। नीलू रंजन हमारे साथ मौजूद हैं, बातचीत उनसे लगातार चल रही है। नीलू रंजन जी, अब चूंकि देखिए आज से कल तक ये तमाम चीजें जिन पर मंथन होना है और कुछ ही दिनों में स्थिति पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगी कि आखिरकार कौन चेहरा होगा। ये फिलहाल बीजेपी के लिए एक टेंशन भी, एक चुनौती भी, आखिरकार किसको देंगे वो लोग। फिलहाल अगर हम बात करें फैक्ट्स की, तमाम चीज़ें ऐसी हैं, इसमें एक बड़ी भूमिका कहा जा सकता है वीरेंद्र सचदेवा की भी रही। वो भी काफ़ी ज़्यादा प्रचार और कैंपेनिंग में नजर आए। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे मुद्दों को लेकर वो सामने आए। नहीं, देखिए वीरेंद्र सचदेवा चुनाव नहीं लड़े हैं तो इसलिए उनके नाम की चर्चा करना ठीक नहीं होगा। जो भी मुख्यमंत्री होगा वो विधायकों में से ही होगा, ये तो निश्चित है।
और कल ही जीत हुई है और इस जीत का पूरा जो रणनीतिकार है वो अमित शाह है। अमित शाह ने ही के नेतृत्व में ही सारे कैंडिडेट चुने गए, सारे मुद्दे बनाए गए, तमाम जो पूरे के पूरी स्ट्रेटेजी जो है दिल्ली की वो अमित शाह ने बनाई थी। और आज जो उनकी पहली बैठक अब हो रही है तो उसमें जो है बड़े नेताओं का, दिल्ली के लोगों का मन टटोलेंगे, देखेंगे कि क्या क्या ऑप्शन हो सकता है। क्योंकि दिल्ली जो है मिनी भारत है और दिल्ली का अगर बेहतर विकास कर सकी भाजपा तो पूरे देश में इसको शोकेस के रूप में ले जाएगी। जैसे अरविंद केजरीवाल दिल्ली को शोकेस करते थे कि हमने मोहल्ला क्लिनिक बनाया, हमने शिक्षा में सुधार किया और पूरे देश में करते थे, तो यहाँ जो कुछ भी होगा उसका संदेश पूरे देश में जाएगा, क्योंकि पूरे देश के लोग यहाँ रहते हैं, हर भाग के लोग यहाँ रहते हैं। तो ये तमाम चीजें विचार करेंगे, संघ से भी होगा। तो मुख्यमंत्री के लिए कोई एक चेहरे पे या दो चेहरे पे अभी तय करना मुश्किल है, ये अनुमान लगाना ठीक नहीं होगा। अमित शाह के मन में क्या है, बाकी लोगों से विचार करके क्या तय करते हैं, मुझे लगता है कि 1-2 दिन में चीजें साफ हो पाएंगी। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। बढ़ते आगे, सीतापुर में